कि रोहित शेट्टी के घर पर किस तरह फायरिंग की गई थी। इसमें 4 गिरफ्तारियां हुई। आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। लॉरेंस गैंग के शुभम लोंकर के साथ मिलकर के रची गई थी साजिश। 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में। फिलहाल ये तमाम आरोपी बताए जा रहे हैं। इनसे अब पूछताछ जारी है कि आखिर इन्होंने ये फायरिंग किसके कहने पर की थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये कब और कैसे जुड़े, इन्हें इस नेटवर्क से जुड़वाने के लिए आखिर किसने कांटेक्ट किया था, साथ ही किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन इस वक्त इनके रडार पर, ये तमाम वो सवाल हैं जो कि इस फायरिंग के बाद से अब पूछे जाने हैं। तो 4 गिरफ्तारियां इस वक्त की गई हैं और फिलहाल हिरासत में रखते हुए पूछताछ जारी है। पुलिस कस्टडी में इस वक्त तमाम ये लोग बताए जा रहे हैं। 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस मामले में। फिल्म निदेशक और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर फायरिंग के मामले को लेकर के क्राइम ब्रांच पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि हमलावर जिस गाड़ी पर बैठकर के रोहित शेट्टी के घर पर हमला करने आए थे, वो गाड़ी पुणे के रहने वाले एक शख्स की है। उस शख्स ने ये गाड़ी कुछ दिनों पहले गिरफ्तार आरोपियों में से एक आदित्य गायकी को 30,000 में बेची। गाड़ी बेचने वाले शख्स ने आदित्य गायकी का सादे कागज पर सिग्नेचर भी लिया था। बाद में आदित्य गायकी ने और दूसरे गिरफ्तार आरोपी समर्थ कोमाजी ने यह गाड़ी मुंबई में जुहू इलाके में एक पहले से निश्चित जगह पर छोड़ दिया। गाड़ी खरीदने और मुंबई में गाड़ी कहां छोड़नी है, इसके बारे में डायरेक्शन सीधे शुभम लोनकर इन लोगों को दे रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाड़ी खरीदने और मुंबई तक पहुंचने वाले लोगों को यह पता नहीं है कि शूटर कौन है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाद में शुभम लोनकर ने ही शूटरों को गाड़ी छोड़ने और फायरिंग करने का आदेश दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी हुए क्राइम में कुछ इसी तरीके के मोडस ऑपरेंडी फॉलो की जाती है, जिसमें कि कई छोटे छोटे ग्रुप्स को एक अपराध के लिए काम पर लगाया जाता है, लेकिन एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के बारे में खबर ना हो, इसकी भी सावधानी बरती जाती है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, अब तक इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ नया अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अगर नए अपडेट की बात करें तो जो चारों आरोपी गिरफ्तार है उनके मोबाइल सेल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। माना जा रहा है कि आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आएगी, ताकि ये पता चले कि शुभम दिन जो फोन करता था या मैसेज करता था वो क्या गाइडलाइन देता था इनको और किसके संपर्क में रहने के लिए बोलता था। क्राइम ब्रांच सबसे पहले इस कड़ी को जोड़ना चाहती है जो मुख्य आरोपी तक पहुंचता है। अभी तक जो चारों आरोपी गिरफ्तार है, पूछताछ में उनका पुलिस के हाथ जो जानकारी लगी है उसमें ये माना जा रहा है कि जो शुभम था उसने ही पूरी प्लानिंग रची थी, उसने ही वहां से गाड़ी खरीदना और मुंबई के जुहू इलाके में छोड़ना और शूटर को कमान देना, वहां पर फायरिंग कराना और फिर शूटर को मुंबई से बाहर निकालना। तो मुख्य आरोपी के तौर पर शुभम को अभी तक जो है कि क्राइम ब्रांच ट्रेस कर पाई है। और दूसरी तरफ जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके सेलफोन से अगर शुभम की बातचीत का पता चलता है तो ये भी क्राइम ब्रांच जानने की कोशिश करेगी कि उसके बाद और किन किन लोगों को फोन गया था। दूसरी चीज, जो क्राइम ब्रांच सबूत जमा कर रही है उसे हर एंगल से तलाशने की कोशिश कर रही है कि ये फायरिंग के पीछे जो फोन कॉल्स गए थे या जो ऑडियो कॉल में कहा जा रहा है कि हमने इसको कई बार चेताया था, कई बार इसको समझाया था, इसको समझ नहीं आया, तो किस एंगल से रोहित शेट्टी को समझाया गया था, क्या मैसेज था या फोन कॉल था, क्या इसी तरीके की कोई टीम वर्किंग करके इन तक मैसेज भेजा गया था। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो क्राइम ब्रांच बड़ी ही बारीकी से संभाल रही है। देखना ये होगा कि क्राइम ब्रांच इस मामले में क्या कुछ स्टेटमेंट देती है और दोपहर बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो क्या कुछ तथ्य सामने रख पाती है। ठीक है। साथ ही मुरारी, ये भी हमें जरूर बताइएगा कि अब मुंबई पुलिस का इसमें और क्या कुछ कहना है, क्या इनके नेटवर्क के बारे में और कुछ जानकारी मिल पाई है कि कौन कौन से लोग इनके साथ में शामिल थे, या रोहित शेट्टी के अलावा और भी कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इनके रडार पर थे क्या? देखिए, हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए मुंबई पुलिस अभी तक इस मामले में कोई ऐसा बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर कोई जानकारी सार्वजनिक रूप पर साझा नहीं की है।
लेकिन जो सूत्र है, जो सोर्सेस है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच हैंडल कर रही है, वो कुछ कामयाबी इसमें हासिल कर ले। क्योंकि बड़ी बात अभी तक ये है कि जिस बंदे ने फायरिंग की थी, जो मुख्य आरोपी है, जिसने वहां पर गोलियां चलाई थी, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या शुभम ने उन्हें डायरेक्ट कॉल किया था। और दूसरी बड़ी चीज कि वो जो फायरिंग हुई थी वो इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर पुलिस अधिकारी या बहुत से लोगों में इस तरीके की कारतूस और गोली का इस्तेमाल होता है, तो वो चीज उस आरोपी के पास कहां से आई, तो पिस्टल उसके पास से कहा आया। क्या मुंबई में ऐसा कोई टीम है, क्या मुंबई में ऐसे कोई लोग हैं जो इस गैंग को सपोर्ट करते हैं, सारी चीजें मुहैया कराते हैं। तो इस तरीके की जो जांच है वो लगातार चल रही है। मुंबई पुलिस की तरफ से या क्राइम ब्रांच की तरफ से कोई सार्वजनिक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस और जिस तरीके से इस पूरे मामले में काम कर रही है, बहुत जल्द ही कुछ बड़ा खुलासा कर पाएगी। जी, मुख्य आरोपी को लेकर के मुरारी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ये भी हमने देखा कि वो भी फरार चल रहा था, उसकी तलाश मुंबई पुलिस को थी। क्या अब तक उसके बारे में कोई इनपुट्स मिल पाए हैं? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन अगर हम पिछली घटनाओं पे नजर डालें, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है, आरोपी तो यहाँ से फरार हो जाता है, पुलिस के हाथ नहीं लगता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाती है, आरोपी फरार हो जाता है, मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस दर बदर भटकती है। अब ऐसे में रोहित शेट्टी के घर जो फायरिंग हुई है, उसमें जो आरोपी फरार है, उसके लिए टोटल क्राइम ब्रांच जो है वो 5 से 7 टीमें बनाई गई है। और मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, अन्य राज्यों और बॉर्डरों सीमाओं पर भी कह सकते हैं कि आरोपी को लेकर के क्राइम ब्रांच पूरी तरह से कमर कसी है। लेकिन कोई बड़ा ठोस सबूत, कोई बड़ी जानकारी क्राइम ब्रांच के हाथ अभी तक नहीं लग पाई है। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने